धन्यवाद सभापति जी। आपने मुझे Now please stop crosstalk, please, honorable member, please stop crosstalk. आपने मुझे Mr. Megawal, Shri Megawal, please. आपने मुझे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2011 सभापति जी आइए। धन्यवाद सभापति जी इधर बोल रहा हूं मैं। सभापति जी, चेयरमैन सर, मैं इधर बोल रहा हूं। It is the beauty of the Indian Parliament. सभापति जी, हम क्या करते हैं पाल साहब, आप देखिए। सभापति जी, आपने मुझे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2011 पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, जैसा अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हाउस में ये जब अमेंडमेंट बिल पेश हुआ, उसके बाद होम अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें ये बिल गया। 29 दिसंबर 2011 को ये पेश हुआ और फिर होम अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने 28 मार्च 2012 को उसमें सर्वसम्मति बना के और वापस मंत्रालय को भेजा। मेरा इसमें ये कहना है कि ये सरकार का वेलकम स्टेप है। 67 में ये मूल रूप से अमेंडमेंट आया था, बिल आया था, और उसके बाद जब एनडीए की गवर्नमेंट थी तो हम एक पोटा का अधिनियम लाए थे और उसका बहुत विरोध हुआ, जबकि बहुत अच्छा कानून था। लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो पोटा की प्रोसीडिंग थी उस पर चर्चा हुई और भारत सरकार के प्रतिनिधियों को कहा गया कि आपके देश में आतंकवाद से लड़ने के लिए सशक्त कानून नहीं है, तो आपके ध्यान में हमारा पोटा का अधिनियम भी आया। लेकिन चूंकि वो एनडीए के गवर्नमेंट के समय पास हुआ था, अच्छा अधिनियम था, आपने उसका पॉलिटिकली विरोध किया। लेकिन अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो कमिटमेंट आपने किया उसके तहत आप ये पीस मिल में अधिनियम ला रहे हैं। लेकिन ये आतंकवाद को रोकने का आप जो काम कर रहे हैं और आर्थिक सुरक्षा के नाम पे जो देश में खतरा उत्पन्न हो गया है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो गया हो, चाहे वो कश्मीर में हो गया हो, चाहे वो नक्सलवाद के माध्यम से सेंट्रल इंडिया में हो गया हो, जहां कहीं भी ये खतरा उत्पन्न हुआ है उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए पीस बिल में ये आप अमेंडमेंट ला रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी इसका वेलकम कर रही है। यद्यपि अभी तक ये बहुत कठोर कानून अभी तक नहीं आया जैसा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप कमिट करके आए हैं। मेरा इस संबंध में यह कहना है माननीय मंत्री जी को कि आपके पास कानून तो पहले से थे, लेकिन इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम जब कोई हो जाता था तो उसको आप डील नहीं कर पाते थे। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे कोई विदेश में एक गैंग है, भारत में उसने कोई आतंकवादी घटनाएं घटित कर दी, वहां वो अभियुक्त था, उसका मर्डर हो गया, उसके कुछ लोग कार लेके भाग गए, तो कार लेके भागे उनको आप किसी भी एक्टिविटी में डील नहीं कर सकते थे। आपके पास ऐसा कोई कानून ही नहीं था। पोटा में ऐसे कुछ प्रावधान थे, लेकिन आपने ये सोचा कि ये होना चाहिए और आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बात कही, जो फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स में जो कमिटमेंट दिया उसके तहत आप ये जो बिल लाए हैं, इसलिए हम आपका इसमें समर्थन करते हैं। लेकिन एक चीज का मुझे बड़ा अफसोस है? पोटा से टफ ये लाए तो अच्छा है, लाए नहीं अभी। पोटा का तो इन्होंने वैसे ही विरोध किया, जबकि अब पोटा जैसे ही ला रहे हैं, ये पोटा जैसे ही ला रहे हैं। एक चीज का मुझे अफसोस है, पोटा से भी मोटा है, अभी मोटा नहीं है, अभी आना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस देश में आतंकवादी घटनाएं रुके, इस देश में जो ये अलगाववाद की घटनाएं रुके। देश महत्वपूर्ण है, कोई भी एक्टिविटी करने वाला कोई संगठन है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अगर देश को एक रखने में, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में ऐसा कोई भी अधिनियम लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। करोगे ना? मेरा इसमें एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी ने एक पनिशमेंट रेज करने के लिए आपको सुझाया था कि यह सजा 2 से 7 साल होनी चाहिए। मंत्री जी, इस देश में 2 थ्योरी है जूरिस्प्रूडेंस की। एक थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी कि अगर कोई आदमी अपराध करता है और अगर सुधर जाता है तो उसको सुधरने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारे देश में जेल का नाम भी सुधार गृह करा कई जगह। लेकिन कुछ ऐसे अपराधी होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, ऐसे कल्प्रिट होते हैं, दे डोंट बिलीव इन रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसलिए जूरिस्प्रूडेंस में एक सिद्धांत है जिसका नाम है डेटरेंट थ्योरी, और इस डेटरेंट थ्योरी के तहत स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया और यह कहा कि ये डेटरेंट थ्योरी के तहत इसमें पनिशमेंट 7 साल का होना चाहिए। जब उन्होंने 7 साल का, आप एक्जम्पलरी पनिशमेंट देना ही चाहते हैं जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो देश में आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, जो देश में अलगाववाद फैलाने वाले लोग हैं, तो फिर ये सजा जो स्टैंडिंग कमेटी ने 7 साल करी थी उसको आपने 5 साल किस आधार पे किया? मेरी समझ में नहीं आया। आप दो मन से मत चलिए, डबल स्टैंडर्ड से मत चलिए। या तो यू बिलीव इन रिफॉर्मेटिव थ्योरी और यू एक्सेप्ट डिटरेंट थ्योरी विच हैज बीन अडॉप्टेड इन स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पे बहुत चर्चा हुई, पनिशमेंट कितना होगा इस पे भी चर्चा हुई। फिर सारे दल के लोग होते हैं स्टैंडिंग कमेटी में, सबने कहा नहीं इसमें 7 साल ही होनी चाहिए। फिर आप अचानक इसको 5 साल कर लाए। तो मेरा इसमें यह कहना है कि जब आप जवाब देने उठे तो इसमें जरूर देखें कि ये किस आधार पे 5 साल हुआ, किसने सजेशन आपको दिया। जब एक बार आप स्टैंडिंग कमेटी में कोई मैटर ले जाते हो और वहां बहुत डिटेल में डिस्कस हो जाता है। मेरा यहां यह भी कहना है कि पार्लियामेंट में कोई आश्वासन दे दिया जाता है या स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है उसमें कोई रिकमेंड कर दिया जाता है, उसमें कुछ ऐसे संगठन, सपोज करो कोई मानवाधिकार संगठन आ गए, कोई सामाजिक संस्थाएं आ गई, उसके कहने से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से जुड़ी हुई जो स्टैंडिंग कमिटीज है उनका जो स्टेटस है वो कम मत करिए। उससे ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये वीक होगा, और ये जिस दिन वीक होगा तो देश को भी खतरा रहेगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जो डिटरेंट थ्योरी को मानते हुए जो सजा 7 साल की थी उस 7 साल को बरकरार रखने की कोशिश करें। मंत्री जी, मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो फंड्स रेज करने वाले लोग हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया है और ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि अभी क्या सरकार के पास वो इच्छा शक्ति है? जिस तरह से आपने इसमें कई चीजें ली है, स्टेप अच्छा है। जैसे इसमें आपने ये सेक्शन 17 है आपका, पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं है ये पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी है, ये टेररिस्ट एक्ट के लिए है। पॉलिटिकल पार्टी भी कोई आतंकवादी घटनाएं करेगी तो आ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आतंकवाद इस देश से बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो गया कई जगह। नक्सलवाद चैलेंज कर रहा है कि हम कंट्रोल करेंगे। आपका नॉर्थ ईस्ट में
किस तरह की एक पैरेलल, होम मिनिस्टर साहब जानते होंगे, एक पैरेलल आर्मी बन गई है। हमारे आर्मी वाले लोग भी इसको सैल्यूट करते हैं, साथ में चाय पीते हैं। ये देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। आप कभी इम्फाल में जाके देखिए कि हमारी आर्मी और जो प्राइवेट लोगों की जो आर्मी बन गई है, जिसको फंड हो सकता है बाहर से आ रहा हो, हालांकि इसमें आपने लिखा है कि पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट, वो लोग साथ में चाय पीते हैं, बैठते सैल्यूट करते हैं और कहते हैं भी कौन है। हमारी कमेटी भी गई तो हमने पूछा भी आप लोग हमें लेना है, ये को लोग कौन है, तो बोला कि ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप, उसकी एक अलग आर्मी है। हमने कहा भी इसके कितने लोग हैं, तो उन्होंने कहा इसके 2000 लोग हैं। 2000 लोगों के दल से जो प्राइवेट है, बाहर से पैसा ले रही है, हमारी इतनी स्ट्रांग आर्मी क्यों डर रही है? कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग, आपको एटीट्यूड लेना पड़ेगा। ठीक है, वो वार्तालाप में आप उसको क्या कर रहे हो, तो वार्तालाप में वो चुप रहे, बाहर नहीं निकले। वो आर्मी की ड्रेस पहन के बाहर निकलते हैं, वहां के लोगों को आपके ये हाईवे ब्लॉकेज कर देते हैं और उसमें 6-6 महीने तक उगाई करते हैं, 6-6 महीने तक लोगों को राशन नहीं मिलता, स्कूलें बंद हो जाती है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ घटता है कई बार आतंकवादी घटनाओं के साथ, टेररिस्ट एक्टिविटी के साथ, इसको, इस एक्ट को भी लागू करने का आप प्रयास करेंगे या मन भावना आपकी है? क्योंकि जब इस एक्ट को आप लाए हो तो ये आप बहुत उस उद्देश्य से लाए हो कि इस देश में अलगाववाद नहीं फैलना चाहिए, इस देश में आतंकवाद नहीं फैलना चाहिए, इस देश में जो पृथकवादी ताकतें जो अपनी आंख दिखा रही है भारत जैसे विशाल देश को, वो नहीं फैलना चाहिए। ये सब चीजें इसमें आपने कहीं ना कहीं जोड़ी है। आज एक अभी और अच्छा बिल आपने पास किया है मनी लॉन्ड्री वाला, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है, ये बिल भी इसके साथ लिंक है। हम इन दोनों बिलों का स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी जो नहीं, पाल साहब कर रहे हैं ना स्वागत तो, लेकिन इसकी जो इन्फोर्समेंट मशीनरी है उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि जिस पवित्र उद्देश्य से जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट आपने इसमें लिखे हैं, वो इसमें लिख तो आप हर बिल में अपन देते हैं, लेकिन अभी इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट कोई एक, मैं किसी कमेटी मीटिंग में गया था तो वहां कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसको कह रहा था कि पार्लियामेंट में एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं, कोई पढ़ता नहीं है। तो ये जो परसेप्शन गया है, ये परसेप्शन बार गलत जा रहा है, ये नहीं जाना चाहिए है। हमने पढ़ लिया तो जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट हमने इसमें लिखे हैं और तय किए हैं, वो लेटर एंड स्पीड से लागू होने चाहिए। ये ताकत पार्लियामेंट आपको देती है मंत्री जी, और आप हो गृह मंत्री इस देश के, इसलिए इस देश में कोई भी आदमी अलगाववाद पैदा नहीं कर सके, कोई भी आदमी आतंकवाद पैदा नहीं कर सके, कोई भी आदमी इस देश को तोड़ने का साहस नहीं कर सके। इसके लिए ये पार्लियामेंट सक्षम है, आप सक्षम हो, इसके लिए कानून आपको मदद करेगा। एक इसमें आपने, एक मैं जैसे राजस्थान से आता हूं, इसमें कुछ प्रावधान आपने रखे भी हैं, तो कुछ ऐसी टेलीफोन कॉल आती है जैसे पाकिस्तान से आती है, जैसे एक मेरे पास भी आई थी, मैंने 0 आवर में एक प्रश्न भी रेज किया था, और वो हमें पूछता है कि आप अपनी डिटेल दीजिए, आपको इनाम जीते हो, हम आपको 5 लाख देंगे और 10 लाख देंगे। कोई आदमी उनको डिटेल दे देता है और घर का एड्रेस दे देता है, तो उसके बाद वो फंस जाता है। इनोसेंट होता है वो, उसने देखा 10 लाख मिल जाएंगे, 5 लाख मिल जाएंगे, वो 00 नंबर की कोई कॉल होती है। तो जो इस तरह की कॉल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहने वाले नागरिकों के पास आती है, हमारे पास या हमारे जो लोग हैं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, वहां जोधपुर भी है, उसमें वहां पाकिस्तान से कॉलें आती है, टेलीफोन कॉल मोबाइल पे, और कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कोई एक्ट ही नहीं था या तो, और ये है वर्तमान में, उसके तहत भी कर सकते हो, लेकिन वो बोला हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि ऐसी कॉल में कई लोग फंसे हैं। उन्होंने अगर कोई एड्रेस दे दिया घर का, तो उस घर के एड्रेस में वो क्या करते हैं कि जैसे 50,000 रुपए एडवांस किस्त भेज दी। अब वो जैसे ही 50,000 किस्त आती है और एड्रेस होता है, टेलीफोन नंबर होता है, तो पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई टेररिस्ट गैंग ये कहता है कि तुम हमारे नेट पे आ गए हो,
अगर तुम हमारे लिए कोई आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग नहीं करेंगे तो हम आतंकवादी दस्ते को बता देंगे कि ये हमारा आदमी है, हमारा सहयोग नहीं करता। वो आदमी वैसे ही फंस गया। तो ऐसी चीजों के लिए भी इसमें प्रावधान आपको करना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, साइबर क्राइम से जुड़े हुए कुछ अपराध हैं जिनको आपने इसमें डील नहीं किया मेरे ख्याल में, तो इनको भी आपको डील करना चाहिए। साइबर क्राइम से जुड़े हुए अपराध, मोबाइल के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो टेलीफोन कॉल आ जाती है, ऐसे अपराध, वो भी इसके माध्यम से डील आपको करने चाहिए। मैं अंत में मंत्री जी सिर्फ एक बात कह करके मेरी बात को समाप्त करता हूं कि आपने जो सेक्शन 4 का जो अमेंडमेंट किया है उसमें आपने एक फेक करेंसी के बारे में भी जिक्र किया है, काउंटरफेट इंडियन पेपर्स और फेक करेंसी, जो हमारे राजस्थान में या बैंकों में कई जगह आ गई है और बड़ी मात्रा में आ गई है। कई बार पता नहीं चलता कि 500 का नोट असली है नकली है, 1000 का नोट असली है नकली है। ये बहुत गंभीर समस्या देश में पैदा हो गई है। ये भी जो आतंकवादी गतिविधियां, जो इस देश में अस्थिरता पैदा करने वाले लोग हैं, जिनको इस एक्ट के माध्यम से आप डील करना चाहते हैं, उनसे जुड़ी हुई ही गतिविधियां हैं। इनको भी बहुत स्ट्रांग आप डील करिए। हम आपके साथ हैं। आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद जैसी कोई भी शक्तियां इस देश को हिला नहीं सके, इस देश को तोड़ नहीं सके, इस देश के खिलाफ आंख उठा करके भी नहीं देख सके। इसके लिए हम आपके साथ हैं। आप ये बिल लाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री टी.सी. चाको, I may be permitted to speak from this seat, sir. Okay. Sir, I rise to support the bill moved by the Honorable Home Minister. Sir, this bill probably should have been discussed much earlier. The grave situation which this country is facing in the field of terrorism. Our existing laws are inadequate to meet this challenge.